नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और न्यूज ब्लास्ट खबरों पर नजर डालते हैं। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा तय हो गया है। अब इंतजार तारीखों का है। दरअसल रूस की तरफ से जल्द ही तारीखों का ऐलान यहां पर किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा, रूस की ओर से जल्द ही पुतिन के दौरे की तारीखों का ऐलान यहां पर होगा। देखिए, जुलाई के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए थे और उस वक्त की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस दौरे के दौरान उन्हें आमंत्रण पत्र दिया था। मॉस्को में बातचीत के दौरान पुतिन को भारत आने का आमंत्रण दिया था और इसी बीच साल के अंत तक यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के भी भारत आने की उम्मीद है। तो अपने आप में ये अच्छी बात हो जाती है, एक तरफ रूस और एक तरफ यूक्रेन। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूस गए थे, जुलाई का वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर थे। उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए वहां पर आमंत्रण दिया था। मॉस्को में बातचीत के दौरान पुतिन को भारत आने का आमंत्रण दिया था। अब लगभग उनके भारत आने का जो कार्यक्रम है वो संभव है। बस अब कुछ ही दिनों का इंतजार और इन दिनों के अंदर देखिए जो तारीखों का ऐलान वो है यहाँ पर रूस की तरफ से कर दिया जाएगा। तो फिलहाल तारीख का इंतजार यहाँ पर हो रहा है। व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा जो है वो यहां पर तय हो गया है। जुलाई में रूस के दौरान पीएम मोदी ने आमंत्रण दिया था। मॉस्को में बातचीत के दौरान पुतिन को भारत आने का आमंत्रण दिया। आपको जानकारी दे दें कि इसी बीच साल के अंत तक यूक्रेनी राष्ट्रपति भी भारत आएंगे। रूस जल्द अब तारीखों का ऐलान यहां पर कर देगा, उसी का इंतजार हर किसी को। आखिर पुतिन का क्या है इरादा, अपने आप में एक बड़ा सवाल। और ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के कदम से भड़के पुतिन की साइड ने टेंशन यहां पर दी है। परमाणु हथियार के इस्तेमाल की फुल परमिशन यहां पर दी। पुतिन ने परमाणु हथियार से जुड़े नए आदेश पर दस्तखत किए। इसके बाद कोई देश किसी परमाणु युद्ध संपन्न देश की मदद से रूस पर हमला करेगा। चीन के विदेश मंत्री से मिले हैं एस जयशंकर। वांग यी से ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई। सीमा पर तनाव कम करने के बाद द्विपक्षीय संबंधों में अगले कदमों पर यहां पर चर्चा हुई। भारत चीन सीमा क्षेत्रों में हाल ही में सैनिकों की वापसी की प्रगति पर यहां पर समीक्षा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने वैश्विक स्थिति पर भी चिंता की। गत माह डेमचोक और दीपसांग में दोनों देशों के जो सैनिक थे वो पीछे यहां पर हटे थे और ऐसे में देखिए यहां पर चर्चा हुई और किस तरह से ये चर्चा रही द्विपक्षीय संबंधों को लेकर, क्या कुछ अगले कदम यहां पर हो सकते हैं, उसको लेकर ये मुलाकात काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। दरअसल चीन के विदेश मंत्री से एस जयशंकर मिली। वांग यी से ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ये मुलाकात हुई और सीमा पर तनाव को कैसे कम किया जाए उसको लेकर बातचीत और इस तनाव कम करने के बाद जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें किस तरह से अगले कदम अब उठाने हैं उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई। दरअसल भारत चीन सीमा क्षेत्र के हाल ही में जो सैनिक है वो वापस हुए थे, यानी कि उनकी वापसी हुई थी और इसकी प्रगति पर भी समीक्षा हुई। साथ ही दोनों नेताओं ने वैश्विक स्थिति पर भी चिंता की। गत महीने की अगर बात करें तो डेमचोक और देपसांग में दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे थे। ऐसे में इसको लेकर यहाँ पर बातचीत हुई। देश के सबसे समृद्ध राज्य महाराष्ट्र में कल चुनाव है। महाराष्ट्र की जनता के लिए 288 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो यहाँ पर होगी। और आपको बता दें कि भाजपा नेतृत्व वाली महायुति और विपक्षी एमवी के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। इस पूरे मुकाबले को विस्तार से समझते हैं कि किस तरह से मुकाबला, क्योंकि एक तरफ एमवी है तो दूसरी तरफ महायुति है। तो ऐसे में महायुति और एमवी ने अपनी जमीन मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत की। जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ था उसको देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह से दिग्गज यहाँ पर पहुंचे थे। कई जनसभाएं की और अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई। महाराष्ट्र की कुछ सीटों पर अब रोमांचक टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि मुंबई की अगर वर्ला की बात करें तो मुंबई की वर्ली की सीट से आदित्य ठाकरे हैं और शिवसेना की मिलिंद देवड़ा में यहाँ पर कड़ी टक्कर है। पवार परिवार का गढ़ बारामती में भी कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। तो वहीं अजित पवार के खिलाफ शरद पवार के भतीजे युगेंद्र पवार मैदान में हैं। 1991 से लगातार 7 बार इस सीट से विधायक अजित पवार। बांद्रा ईस्ट से बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को सहानुभूति यहाँ पर मिल सकती है। अपने पिता की जो सहानुभूति है वो यहाँ पर मिल सकती है। तो वहीं नागपुर साउथ वेस्ट से डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लगातार चौथी बार मैदान में है। ठाणे के कोपरी 5 पाखाड़ी एकनाथ शिंदे और केदार दिघी के बीच में यहाँ पर मुकाबला है। ये मुकाबला काफी ज्यादा रोचक और कल क्योंकि जनता जो है जनता जनार्दन होती है वो फैसला ले लेगी। सभी के
भाग्यों का फैसला यहाँ पर हो जाएगा। और जिस तरह से चुनाव प्रचार हुआ था उसमें दिग्गजों ने ताकत झोंकी थी और महायुति और विपक्षी एमवी के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला और अपनी अपनी जमीन को मजबूत करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई। लेकिन अब फैसला जो है वो जनता के हाथ में है और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से महाराष्ट्र की जनता आने वाले दिनों के लिए महाराष्ट्र के लिए फैसला तय करती है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जयपुर पहुंचे और जयपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए। इसमें उन्होंने कहा, विनोद तावड़े के साथ महाराष्ट्र में हुई घटनाक्रम पर अपनी बात को भी उन्होंने रखा और कहा, राष्ट्रीय महामंत्री कभी पैसे लेकर नहीं चलते हैं। आपने मुझे पैसे लेकर आते जाते क्या कभी देखा है? चुनाव में पार्टी की कई तरह के काम होती हैं, चुनाव का खर्चा होता है, उनके भुगतान की भी खर्चे होती हैं, चुनाव में कई तरह के स्टंट भी होते हैं। हारा हुआ व्यक्ति कई बार इस तरह के स्टंट करता है। तो ऐसे में जो ये मसला उठ रहा था उसको लेकर मीडिया से रूबरू हुए और क्या कुछ उन्होंने कहा वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दरअसल राष्ट्रीय महामंत्री कभी पैसे लेकर नहीं चलते। उन्होंने ये कहा, आपने मुझे कभी पैसे आते जाते देखा है? चुनाव में पार्टी की कई तरह के काम होती हैं, चुनाव का अपना खर्चा होता है, उनके भुगतान करने होते हैं और चुनाव में कई तरह के स्टंट भी होते हैं। क्या शक्तिकांत दास को मिलेगा एक और कार्यकाल? ये अपने आप में बड़ा सवाल। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कार्यकाल बढ़ा तो बनेगा सबसे लंबे समय तक का गवर्नर रहने का रिकॉर्ड। इससे पहले 7.5 साल आरबीआई के गवर्नर रहे थे बेनेगल रामाराव। 1949 से 1957 तक आरबीआई की गवर्नर थी बेनेगल रामाराव। अगले महीने खत्म हो रहा है शक्तिकांत दास का विस्तारित कार्यकाल। 12 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे दास। कोविड-19 महामारी के कारण 1 वर्ष उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। 5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं शक्तिकांत दास। अब मौका और मिलता है तो एक अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड वो बना लेंगे। 12 दिसंबर 2018 को 3 वर्ष के लिए आरबीआई के गवर्नर बने थे। चूंकि उसके बाद 2020 की बात करें तो कोविड महामारी आई, कोविड-19 ने जो महामारी आई उसके बाद 1 वर्ष के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।